Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm going to explain you about the topic BEDSV 101 Value Education. So basically जो अपना इग्नो का सब्जेक्ट है BEDSV 101 Value of Education. So basically इसका जो है ना दिसंबर 2025 का बोले तो दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम था उसके जो ओरिजिनल पेपर थे यानी जो दिसंबर 2025 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वही ओरिजिनल पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्मेट समझ लेते हैं, आपको पेपर कैसे पूछा जाएगा। सो BEDSV 101। सो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम जो है आपका 3 घंटे का होने वाला है और ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। 20 into 5 is 100। सो ऐसे बढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर दी मैलेज ऑफ इंडियन सोसाइटी डिस्कस, यानी इसका मतलब ये है कि जो अपने जो मैलीज ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है ना क्या क्या है, मैलीज ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या क्या है उसे हमें डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स में चलते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। व्हाट आर द मेलाइज ऑफ इंडियन सोसाइटी डिस्कस। बेसिकली गाइज मेलाइज का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। बेसिकली मेलाइज का मतलब होता है समाज की प्रॉब्लम्स, कमियां और बुराइयां जो देश और सोसाइटी के डेवलपमेंट को रोक देती है। यानी इंडिया ने जो है ना बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन आज भी जो है ना कुछ स्पेशल इकोनॉमिक और कल्चरल प्रॉब्लम्स मौजूद है। ये प्रॉब्लम जो है ना सोशल हार्मनी बोले तो भाईचारा, इक्वालिटी, समानता और नेशनल डेवलपमेंट को जो है ना अफेक्ट करता है। सो सबसे पहला आ जाता है कास्टिज़्म बोले तो जातिवाद। यानी कास्टिज़्म का मतलब है जाति के बेसिस पर भेदभाव करना। इस वजह से जो है ना सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स में बँट जाती है और लोगों के बीच टेंशन और इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। देन सेकंड इज़ पॉवर्टी बोले तो गरीबी। यानी पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, यानी गरीब लोगों को जो है ना अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, जिससे उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। देन थर्ड इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है लड़के और लड़कियों के साथ अलग अलग व्यवहार करना। अक्सर वुमेन को एजुकेशन, जॉब और सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, राइट। अगर किसी फैमिली में सिर्फ लड़के को पढ़ाया जाए और लड़की को नहीं तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। देन फोर्थ इज़ करप्शन बोले तो भ्रष्टाचार। यानी करप्शन का मतलब है गलत तरीके से पैसे लेना या देना, रिश्वत लेना, राइट। इससे गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो जाते हैं और डेवलपमेंट स्लो हो जाते हैं। देन फिफ्थ इज़ अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो बेरोज़गारी। यानी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जॉब ना मिलना, खासकर यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट ना मिलने से फ्रस्ट्रेशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ जाता है, डिग्री होने के बाद भी जॉब ना मिलना। देन कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि धर्म के नाम पर नफरत या झगड़े होना, इससे देश की यूनिटी और सोशल हार्मनी का नुकसान पहुंचता है, राइट। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। बेसिकली सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, एक्सप्लेन। यानी एजुकेशन में डेमोक्रेसी बोले तो लोकतंत्र का क्या मतलब है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। सो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का मतलब है कि स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, राइट। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट्स को बराबर अधिकार, इक्वल राइट्स, फ्रीडम और पार्टिसिपेशन, जस्टिस और रिस्पेक्ट मिले, चाहे उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। बेसिकली जो है ना सबसे पहले बढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पर। सबसे पहला आ जाता है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी शिक्षा के समान अवसर। यानी डेमोक्रेटिक एजुकेशन में हर स्टूडेंट्स को इक्वल एजुकेशन का मौका दिया जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या फैमिली बैकग्राउंड से हो। देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी
अपने विचार रखने की आज़ादी, यानी स्टूडेंट्स को अपनी बात, आइडियाज़ और ओपिनियंस बिना डरे एक्सप्रेस करने का फ्रीडम दी जाती है। जैसे क्लास में टीचर डिस्कशन के दौरान हर स्टूडेंट्स को अपनी बात बोलने की चांस दें। देन थर्ड इज़ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी फैसले लेने में भागीदारी। स्कूल्स के इम्पोर्टेंट डिसीजंस और एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स सभी की पार्टिसिपेशन होती है। जैसे स्कूल फंक्शन या स्पोर्ट्स डे की प्लानिंग में स्टूडेंट्स की भी ओपिनियन लेना। देन रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत अंतर का सम्मान, यानी हर स्टूडेंट्स की एबिलिटी, इंटरेस्ट और नीड्स अलग होती है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन सभी का रिस्पेक्ट करती है और इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देती है। जैसे टीचर और स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड को समझकर पढ़ाता है। देन फिफ्थ इज डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, यानी एजुकेशन स्टूडेंट्स में कोऑपरेशन, टॉलरेंस, जस्टिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है, इन जैसे वैल्यूज़ डेवलप करती है। राइट। देन जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में मिलकर काम करना और सबकी रिस्पेक्ट करना। देन प्रिपरेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी इसका मतलब यही है कि अच्छे नागरिक बनना, यानी डेमोक्रेटिक एजुकेशन स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल, एक्टिव और इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनाती है जो देश के डेवलपमेंट और योगदान दे सके। जैसे स्टूडेंट्स को वोटिंग, कॉन्स्टिट्यूशंस और सिटीज़न के राइट्स के बारे में पढ़ाना। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना सेकंड क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। सो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वाई इज़ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाना बोले तो एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली गाइस समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो इस तरीके से डेवलपमेंट होना, जो भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनका इस तरीके से डेवलपमेंट होना कि जो आज की जनरेशन की नीड्स को तो पूरा करे, लेकिन फ्यूचर के आने वाले जो जनरेशन होंगी उनकी नीड्स को भी नुकसान ना पहुंचाए। यानी डेवलपमेंट भी हो और नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन जो है, वो भी फ्यूचर के लिए बचे रहे। इसका मेन एम जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना है। तो सिंपल शब्द में अगर बताऊं, अगर हम पेड़ लगाते हैं और जितना पानी चाहिए उतना ही यूज़ करते हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। देन अब बढ़ते हैं एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है क्रिएट्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। राइट। सो एजुकेशन लोगों को पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल रिसोर्सेज के को बचाने के बारे में जागरूक बनाती है। एग्जाम्पल के लिए स्कूल में स्टूडेंट्स को प्लास्टिक कम यूज़ करना और पेड़ लगाना सिखाया जाता है। देन सेकेंड इज़ प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा, यानी एजुकेशन लोगों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने और रिसोर्सेज का सही यूज़ करना सिखाती है। बिजली और पानी की बचत करना एग्जाम्पल के लिए। डेवलप्स नॉलेज एंड स्किल्स, यानी ज्ञान और स्किल्स का विकास। एजुकेशन जो है साइंटिफिक नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स डेवलप करती है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एनकरेजेस सोशल इक्वालिटी, यानी सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। यानी इसका मतलब यही है कि एजुकेशन सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है, जिससे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी कम होती है। एग्जाम्पल के लिए हर बच्चे को स्कूल में पढ़ने का इक्वल राइट। देन फिफ्थ इज़ इम्प्रूव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा। दैट मीन्स एजुकेटेड लोग इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और रिसोर्सेज का सही यूज़ करके इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एजुकेटेड पर्सन नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके देश की इकोनॉमिक को इम्प्रूव करता है। देन सिक्स इज़ प्रमोट्स हेल्थ एंड वेलबींग। इसका मतलब ये है स्वास्थ्य और अच्छी ज़िंदगी को बढ़ावा, यानी एजुकेशन हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन और डिजीज़ से बचाव की नॉलेज देती है। एग्जाम्पल के लिए हाथ धोना, हेल्दी फूड खाना और वैक्सीनेशन करवाना। सेवेंथ इज़ एनकरेजेस सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना। जैसे एजुकेशन लोगों में सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग डेवलप करती है और कम्युनिटी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो एग्जाम्पल के लिए स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेना। देन सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स, यानी इसका मतलब ये है
कि लंबे समय के विकास को सपोर्ट करना, यानी एजुकेशन लोगों को ग्लोबल चैलेंजेस समझने और फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबल गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ बढ़ाना और पॉल्यूशन कम करना। राइट। सो यस गाइस, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन फोर्थ में। सो बेसिकली क्वेश्चन फोर्थ में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडिया, यानी कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडिया का क्या 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 है, एक्सप्लेन करना है इसके चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन अ कल्चरली प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। राइट। सो बेसिकली इसका मतलब यही है कि कल्चरल प्लूरलिज्म क्या है इन इंडिया, और हमें एक्सप्लेन करना है चुनौती इनकी, जो लिविंग इन अ कल्चरली प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, इनके क्या क्या चैलेंजेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बढ़ें, कल्चरल प्लूरलिज्म होता क्या है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक ही सोसाइटी में जो है ना, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज, कास्ट और ट्रेडिशंस के लोग मिलजुल के रहना और अपनी अपनी पहचान को बनाए रखना, यानी इंडिया कल्चरल प्लूरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म, भाषा, जाति और परंपरा के लोग साथ रहते हैं। ये डाइवर्सिटी जो है ना, इंडिया को रिच और यूनिक बनाती है, लेकिन इनके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और दूसरे रिलीजन्स के लोग जो है ना, एक ही देश में साथ रहते हैं। इसी को कल्चरल प्लूरलिज्म कहते हैं। सो जो कल्चरली प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। सबसे पहला आ जाता है रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी धार्मिक अंतर। यानी अलग अलग रिलीजन्स के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न बन जाते हैं। एग्जांपल के लिए दो अलग रिलीजन्स के लोग किसी रिलीजियस इशूज़ पर डिसएग्रीमेंट कर लेते हैं। देन लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो है भाषा की समस्या, यानी इंडिया में बहुत सी लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स बोली जाती हैं, इस वजह से कम्युनिकेशन में जो ना प्रॉब्लम हो सकता है। यानी जैसे एक तमिल बोलने वाला और एक हिंदी बोलने वाला शुरू में जो है एक दूसरे को समझने में दिक्कत महसूस कर सकता है, जाहिर सी बात है। देन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी सांस्कृतिक टकराव होना, उनके कस्टम, ट्रेडिशंस, फूड हैबिट्स सब अलग होना। प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी इसका मतलब ये है कि पूर्वाग्रह और भेदभाव, यानी कभी कभी लोग जो है ना दूसरे कल्चर के बारे में गलत सोच बना लेते हैं, जैसे जिसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, जिससे जो है ना डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और सोशल एक्सक्लूजन बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति के जो है ना रिलीजन या लैंग्वेज की वजह से उसके साथ भेदभाव करना। राइट। देन मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी, यानी इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, यानी इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी जो है देश में यूनिटी और हार्मोनी बनाए रखना एक बड़ी चैलेंज होती है। यानी सभी रिलीजन्स और कल्चर्स के लोगों को जो है ना, लोगों के बीच प्यार और भाईचारा बनाए रखना। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना फोर्थ क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ कंडक्ट, यानी थ्योरीज ऑफ कंडक्ट क्या क्या है और हमें वो डिस्कस करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। Theories of conduct are the principles that explain how human beings should behave and make moral decisions. These theories help individuals distinguish between right and wrong and provide a basis for ethical behavior. Different philosophers have explained conduct from different perspectives. यानी कि बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि थ्योरीज ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रिंसिपल्स, बोले तो ऐसे सिद्धांत जो बताते हैं कि इंसान के जो है ना बेसिकली इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए और उनके मॉरल, बोले तो नैतिक डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। बेसिकली जो है ये थ्योरीज जो है ना हमें राइट और रॉन्ग में जो है ना डिफरेंस समझने में हेल्प करती है, और एथिकल बिहेवियर जो अपना नैतिक व्यवहार होता है उसके बेस पर प्रोवाइड करती है। यानी अलग अलग फिलोसफर्स ने जो है ना कंडक्ट को अलग अलग नज़रिए से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हेडोनिस्टिक थ्योरी, यानी सुखवादी सिद्धांत। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना, लाइफ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ का
मेन गोल जो है ना हैप्पीनेस और प्लेज़र पाना होता है, यानी खुशी के दौर पर पाना, यानी जो काम हमें खुशी दे और दुःख से बचाए, वही सही कंडक्ट माना जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलना। देन इंट्यूशनिस्टिक थ्योरी यानी अंतरात्मा का सिद्धांत, यानी इस थ्योरी के हिसाब से हर इंसान के अंदर एक मॉरल सेंस यानी अंतरात्मा होता है जो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी झूठ बोलते वक्त अंदर से गिल्ट फील होना। देन थर्ड इज़ यूटिलिटेरियन थ्योरी, यानी इसका मतलब ये होता है कि सर्वाधिक हिट का सिद्धांत, यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वही काम सही है जो सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा और खुशी दे, यानी एक्शन को उसके रिजल्ट के बेस पर जज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया, बेसिकली गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट्स मिले। नाउ ड्यूटी थ्योरी। सो बेसिकली ड्यूटी थ्योरी यानी कर्तव्य सिद्धांत, ये थ्योरी जो है ना इमैनुअल कांत ने दी थी, राइट। सो बेसिकली इसके हिसाब से जो है ना हमें अपना जो है ना कर्तव्य है, बोले तो ड्यूटी, इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो मॉरली सही है, ना कि पर्सनली बेनिफिट के लिए। यानी टीचर ईमानदार से पढ़ाए, चाहे कोई रिवार्ड मिले या ना मिले। देन वर्च्यू थ्योरी, यानी इसका मतलब यही है कि सद्गुण सिद्धांत, ये थ्योरीज कहती है कि इंसान को अच्छे कैरेक्टर और अच्छी आदतें डेवलप करनी चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेज, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब। देन सिक्स्थ इज परफेक्शन थ्योरी, इसका मतलब ये होता है कि पूर्णता सिद्धांत, यानी इन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग इंसान का एम जो है ना अपनी एबिलिटीज़ और पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करके परफेक्शन हासिल करना होता है, जैसे रोज़ पढ़ाई और प्रैक्टिस करके खुद को बेहतर बनाना। देन सेवन्थ इज सोशल वेलफेयर थ्योरी, यानी सामाजिक कल्याण सिद्धांत, यानी इस थ्योरी के हिसाब से इंसान के एक्शंस पूरे जो है ना सोसाइटी के वेलफेयर और भलाई के लिए होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गरीब लोगों की मदद करना या ब्लड डोनेशन करना। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना सिक्स्थ क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते, सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन में। सो बेसिकली सो पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का आपसे क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है, यानी हम क्या समझते हैं इससे, और एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले गाइस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होता क्या है, पहले ये समझिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होता क्या है, राइट। सो बेसिकली इसमें जो है ना एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, बेसिकली जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो बेसिकली गाइस जो है ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ना एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति के जो है ना सोचने का तरीका, बोले तो थिंकिंग, महसूस करने का तरीका, बोले तो फीलिंग्स, राइट, और बोले तो उसका बिहेवियर यानी उसका व्यवहार बोले तो नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग होता है। यानी इस वजह से जो है ना उससे रिलेशनशिप से जॉब, पढ़ाई और डेली लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे लोगों को जो है ना सोसाइटी में एडजस्ट करना भी मुश्किल हो सकता है, राइट। अगर एग्जांपल दूँ मैं आपको, जैसे मान लो अगर कोई इंसान जो है ना हर किसी पर बिना वजह शक करता है और किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कारण बोले तो लक्षण हो सकता है, राइट। नाउ फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में सबसे पहला डिसऑर्डर आ जाता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी शक्की व्यक्तित्व विकार, यानी सब पे जो ना शक करना। देन सेकंड इज एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार, यानी ऐसे लोग समाज के रूल्स को इग्नोर करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स की जो है ना परवाह नहीं करते हैं और कभी कभी नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियर दिखाते हैं, यानी जानबूझकर रूल्स तोड़ना और किसी को परेशान करना। देन थर्ड इज नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी इसका मतलब है अहंकारी व्यक्तित्व विकार, यानी इस ऑर्डर में व्यक्ति को लगता है कि वो सबसे बेहतर है और उसे हमेशा दूसरों की तारीफ और अटेंशन चाहिए होता है। देन फोर्थ इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी ओपीसीडी, यानी इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो है ना हर काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, ऑर्डर, डिसिप्लिन और कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी कभी इसी वजह से जो है ना उनकी डेली लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है। हर चीज़ को बार बार अरेंज करना और छोटी सी गलती भी एक्सेप्ट ना करना। देन फिफ्थ इज़ अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी जो है ना
बेसिकली बचने वाला व्यक्तित्व विकार, यानी क्लास में जैसे आंसर आने के बाद भी बोलने से डरना, राइट। सो इसी के साथ अपना सिक्स्थ क्वेश्चन होता है गाइस खत्म। अब बढ़ते हैं हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन में। सो बेसिकली सेवन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और हमें एक्सप्लेन करना है विद रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है ना, या ग्रुप्स में किसी बात पर जो है ना एक दूसरे से सहमत यानी एग्री नहीं होते हैं, उनके बीच जो भी टकराव या जो भी विवाद हो जाता है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। यानी ये टकराव जो है ना इंटरेस्ट, गोल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स या नीड्स के जो है ना अलग होने की वजह से होता है। यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है सोशल लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा है। ये फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस या सोसाइटी कहीं भी हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग और टेंशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के अगर मैं कहता हूँ, जैसे दो स्टूडेंट्स एक ही क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं, एक ही क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच झगड़ा हो जाता है। देन रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस इन इंटरेस्ट, यानी रुचि और ज़रूरतों का अंतर। यानी जब लोगों की नीड्स, डिज़ायर्स या गोल्स अलग अलग होते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे दो लोग एक ही जॉब के लिए compete कर रहे हैं। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है, सही कम्युनिकेशन की कमी, यानी पुअर कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कन्फ्यूज़न और डिसएग्रीमेंट्स पैदा होते हैं, किसी की बात को गलत समझ लेना। देन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के लिए प्रतियोगिता, यानी जब मनी, लैंड, पावर, जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। जैसे दो गांव एक ही पानी के सोर्स का यूज़ करना चाहता है। देन फोर्थ इज़ डिफरेंस इन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, यानी मूल्यों और विश्वासों का अंतर। यानी अलग अलग कल्चर, रिलीजन और बैकग्राउंड्स के लोगों के जो वैल्यूज़ और बिलीव्स अलग होते हैं, जिससे जो है डिस्प्यूट्स हो सकता है। एग्जांपल अगर मैं कहूँ, जैसे दो लोग किसी सोशल इश्यूज़ पर अलग अलग सोच रखते हैं, राइट। देन फिफ्थ इज़ पर्सनल ईगो एंड प्राइड, अहंकार और घमंड। यानी मान लीजिए जब जब कोई व्यक्ति जो है ना दूसरों की बात मनाने को, दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होता और सिर्फ अपनी बात को सही मानता है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे गलती होने के बाद भी माफ़ी ना मांगना। नाउ सिक्स्थ इज सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी सामाजिक और आर्थिक असमानता। यानी इसका मतलब ये है वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल स्टेटस में असमानता भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए गरीब और अमीर लोगों के बीच रिसोर्सेज को लेकर विवाद। देन सेवेंथ इज़ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, यानी राजनीतिक और धार्मिक कारण, यानी पॉलिटिकल राइवलरी और रिलीजियस डिफरेंसेस भी ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दे सकते हैं। एग्जाम्पल के इलेक्शन या धार्मिक मुद्दों पर दो ग्रुप्स के बीच झगड़ा, राइट। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना सेवन्थ क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने एट्थ क्वेश्चन में। सो एट्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, यानी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज टू हेल्प मेला मेलाड जस्टेड चिल्ड्रन। यानी सो बेसिकली एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है और हमें एक्सप्लेन करना है क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन को हेल्प करने के लिए, राइट। सो सबसे पहले समझो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है। बेसिकली इसका जो है ना एक ऐसी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम है जिसमें कोई बच्चा या व्यक्ति किसी नई चेंज या स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। इस वजह से उसके इमोशंस, बिहेवियर और डेली लाइफ पर बुरा असर पड़ जाता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ, अगर एक बच्चा नई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जैसे उदास रहने लगा, किसी से बात ना करे और पढ़ाई में मन ना लगाए, तो ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का एग्जांपल हो सकता है। सो अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजीज़ टू हेल्प मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला आ जाता है प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, यानी भावनात्मक सहारा देना। यानी जैसे बच्चा परेशान हो तो उसे डांटने के बजाय उसकी प्रॉब्लम समझना। देन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल बनाना। एग्जांपल के लिए जैसे टीचर सभी स्टूडेंट्स के साथ प्यार से बात करते हैं। देन थर्ड इज़ आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ मेल एडजस्टेड, यानी कारण पता लगाना। जैसे
सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा जो है ना किस वजह से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, यानी फैमिली प्रॉब्लम्स, एग्ज़ाम स्ट्रेस या फ्रेंड से झगड़ा झगड़ा हो गया फ्रेंड से। देखिए, फोर्थ है अपना एनकरेजिंग सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना, यानी ग्रुप डिस्कशन और टीम गेम्स में शामिल होना। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी जो है आत्मविश्वास बढ़ाना, यानी जैसे बच्चे की छोटी-छोटी अचीवमेंट्स की भी जो है ना तारीफ़ करें, जैसे वेरी गुड या वेल डन बोलकर मोटिवेट करना। देन सिक्स्थ इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी मार्गदर्शन और काउंसलिंग करना। जैसे अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो तो स्कूल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। रेगुलर काउंसलिंग सेशंस करवाना। राइट। सो बेसिकली गाइज ये सब जो है ना गुड हैबिट्स को क्रिएट करती है, अच्छी आदतें सिखाना है, ये सब होता है। सो यस गाइज, इसी के साथ अपना 8th क्वेश्चन होता है ख़त्म। आई होप कि अभी तक आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे। सो बेसिकली 9th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि डिस्कस द डिफरेंट वेज एंड मीन्स थ्रू विच वैल्यूज़ कुड बी इनक्यूलेटेड एट होम। सो बेसिकली इसमें ये बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिसमें मीन्स और वैल्यूज़ जो जैसे मूल्य हो गए, जैसे वैल्यूज़ का मतलब मूल्य हो गया, और जो अच्छी आदतें हैं वो कैसे घर में ही इनक्यूलेटेड हो। राइट। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू होता है, जो मूल्य है, राइट, वैल्यू वो अच्छी आदतें और गुण होते हैं जो इंसान को जो ना एक अच्छा, ईमानदार और ज़िम्मेदार व्यक्ति बनाते हैं। राइट। सो बेसिकली जो घर है, घर यानी होम, बेसिकली घर में जो है ना बच्चे की पहली पाठशाला होती है। सबसे पहले बच्चा वैल्यूज़ अपने पेरेंट्स और फैमिली से सीखता है। राइट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ होम में वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं होम में, घर में। सो वेज एंड मीन्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, यानी बच्चे सुनने से ज़्यादा देखकर सीखने में देखकर सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स हमेशा सच बोलते हैं तो बच्चा भी सच बोलना सीखेगा। टीचिंग मॉरल वैल्यूज़, यानी नैतिक मूल्य सिखाता है। देन स्टोरी टेलिंग एंड मॉरल लेसन्स, यानी कहानियों के माध्यम से सिखाना। फोर्थ इज़ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट, यानी अच्छा घर का माहौल बनाना। देन फिफ्थ इज़ एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी सिखाना। देन अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट, यानी जैसे जो बच्चों की जो है ना प्रशंसा करना और उनको प्रोत्साहन करना। राइट। फैमिली पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन, यानी परिवार के साथ समय बिताना। ये सब हो सकता है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना 9th क्वेश्चन होता है ख़त्म। आई होप आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। सो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 10 में। सो बेसिकली क्वेश्चन 10 में हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन वैल्यू डेवलपमेंट, यानी हमें इसमें ये बताना है कि पेरेंट्स के क्या क्या रोल होते हैं कहाँ पर, वैल्यू डेवलपमेंट में, और कम्युनिटी के क्या क्या रोल होते हैं वैल्यू डेवलपमेंट में, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली गाइज, वैल्यू डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉरल सोशल और एथिकल वैल्यूज़ का विकास जो इंसान के बिहेवियर को सही दिशा देते हैं। इसमें पेरेंट्स बोले तो माता पिता, कम्युनिटी बोले तो समाज, दोनों का ही जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये बच्चों को जो है ना कैरेक्टर बोले तो चरित्र, एटीट्यूड बोले तो सोच, और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को डेवलप करते हैं। सो सबसे पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं, पेरेंट्स एज फर्स्ट टीचर, यानी माता पिता पहले टीचर होते हैं। यानी पेरेंट्स जो है ना बच्चों के सबसे पहले टीचर होते हैं। ये उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिसिप्लिन बोले तो अनुशासन, रिस्पेक्ट बोले तो सम्मान, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो जिम्मेदारी सिखाते हैं। प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यानी सकारात्मक वातावरण देना है। एक्टिंग एज ए रोल मॉडल्स, यानी आदर्श बनना। सेकंड प्रोवाइडिंग एज, सेकंड हो गया। थर्ड इज एक्टिंग एज रोल मॉडल्स। सो बेसिकली बच्चे अपने पेरेंट्स को जो है ना बिहेवियर को देखकर सीखते हैं। अगर पेरेंट्स अच्छे काम और एथिकल बिहेवियर दिखाएंगे तो बच्चे भी वही वैल्यूज़ अपनाएंगे। सो बेसिकली सेकंड पॉइंट था अपना प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यानी घर का जो है ना, यानी सकारात्मक वातावरण देना। यानी घर का प्यार जो है ना,
घर का प्यार भरा और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चों में जो है ना कॉन्फिडेंस, एम्पैथी यानी दूसरों की भावना समझना और मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करता है। सो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। सो कम्युनिटी एज सोशल वेलफेयर, सोशल इन्फ्लुएंस, कम्युनिटी एज अ सोशल इन्फ्लुएंस। सो बेसिकली समाज का प्रभाव यानी कम्युनिटी जो है ना बच्चों को सोशल इंटरेक्शन के मौके देती है। इससे वो कोऑपरेशन बोले तो सहयोग, टॉलरेंस बोले तो सहनशीलता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। देन फिफ्थ इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ यानी सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण यानी कम्युनिटी की ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस और सोशल प्रैक्टिसेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ पहुंचाती है। देन सिक्स्थ इज़ एनकरेजिंग सोशल पार्टिसिपेशन यानी सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना यानी सोशल सर्विस, कल्चरल प्रोग्राम्स और ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों में जो है ना लीडरशिप, टीम वर्क और सिविक वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होता है। सो अगर कंक्लूजन पढ़े, पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी प्ले अ क्रूशियल रोल इन वैल्यू डेवलपमेंट थ्रू गाइडेंस, एग्जाम्पल, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। दे हेल्प चिल्ड्रन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, एथिकल एंड सोशल अवेयर इंडिविजुअल्स। यानी इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स और कम्युनिटी जो है ना दोनों मिलकर वैल्यू डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अपनी गाइडेंस, अच्छे एग्जाम्पल्स, सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल वैल्यूज़ के माध्यम से जो है ना ये बच्चों को रिस्पॉन्सिबल, एथिकल और सोशली अवेयर सिटीज़न बनाते हैं। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना ये पूरा नोट्स होता है ख़त्म। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, यहाँ से आप ले सकते हो। सो यस गाइस, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।